हेलो 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 एवरीवन। दोस्तों, थैंक्स फॉर द वंडरफुल रिस्पांस। दोस्तों, फाड़ू चैट बुक और परम क्वेश्चन बैंक ये एक अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। इसके मल्टीपल रिवीजन आपको सक्सेस की तरफ लेके जा सकते हैं। दोस्तों, हमने पूरी फाड़ू चैट बुक 11 घंटे में रिवाइज की हुई है। बड़ा प्यारा वीडियो है, लेकिन वो काफ़ी फास्ट है। जो बच्चे मुझसे पढ़ चुके हैं उनके लिए केक वॉक है, उनको बहुत मज़ा आता है। जिन्होंने रेगुलर बैच या जिन्होंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड या बूस्टर बैच की है, उनके लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनिएंट होता है वो, ठीक है? लेकिन काफ़ी बच्चों को वो नहीं जम पाता क्योंकि वो फास्ट होता है। इसी को ध्यान में रख के हमने और एक सीरीज़ लाई है बेटा। ये सीरीज़ में हम लोगों ने स्पीड स्लो कर दिया है और हल्का-सा एक्सप्लेनेशन बढ़ा दिया है। तो उससे थोड़ा-सा बेहतर है। आप इसको 1 आध 2 बार कर सकते हैं और फिर आप 11 घंटे वाली वीडियो के ऊपर आप जाइए, ठीक है? लेकिन अगर आप पूरा बैकग्राउंड के साथ में अच्छा डिस्कशन चाहते हैं तो अभी भी मैं बोलूँगा कि आप रेगुलर या एग्ज़ाम ओरिएंटेड या बूस्टर एक बार कर सकते हैं और फिर ये रिवीजन रिसोर्सेज़ आप यूज़ करते रहिए। मैं ये पूरे वीडियो में फाड़ू चैट बुक से पढ़ा रहा हूँ बेटा। उसको आप यू कैन टेक इट फॉर अभी तो 199 में अवेलेबल है, एनरोल कर सकते हैं। आपको कुछ ही दिनों में आपके घर पे मिल जाएगी, ठीक है? एन्जॉय करिए और आपको कैसा लगा ज़रूर प्लीज़ आपके प्यारे कमेंट्स डालिए। आपके कमेंट्स बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और सबको बताइए सीरीज़ के बारे में ताकि सब इसका पूरा फ़ायदा उठाएँ। चलिए दोस्तों, ऐसे 700 हमने देखा और उसने बताया कि भाई एक अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनाते हैं। लेकिन एक मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट कैसे बनेगी हमको ऐसे 70 बताएगा। जब हम लोग हमारे स्टैंडर्ड वर्डिंग्स वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू इससे हटेंगे, मॉडिफाई करेंगे, तो रिपोर्ट कैसे बनेगी। लेट्स सी। सबसे पहले बताता है कि भाई मॉडिफाई करने के कारण दो ही रीजन होते हैं। हम ऑडिट करने गए एंड वी आर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस और उसका पॉसिबल इफेक्ट मटेरियल है। मतलब वहां पर जिस चीज का सबूत हमको नहीं मिला वहां पे मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। देयर कैन बी मटेरियल मिसस्टेटमेंट। या फिर आपको सबूत मिल गए थे एंड यू आइडेंटिफाई मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। या तो सबूत नहीं मिलना, उस वजह से हम हमारे ओपिनियन को बदल सकते हैं, या तो मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलना, उसकी वजह से दो ही रीजन हो सकते हैं मॉडिफाई करने के। फिर हमको नेचर भी समझना पड़ता है। रीजन तो दो ही है कि जो इफेक्ट है वो फाइनेंशियल, इज इट स्प्रेड अक्रॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर सिर्फ छोटी सी जगह पे उसका इफेक्ट है। अगर स्प्रेड अक्रॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है तो उसको हम लोग बोलते हैं परवेसिव, परवेसिव स्प्रेड, और नहीं तो नॉट परवेसिव। तो दो ही रीजन हो सकते हैं और जो भी मैटर है उसका नेचर भी आप समझिए। आइए, अब अगर मैं टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस की बात करूं, आप ऑडिट करने गए, आपको सारे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गए, आपको कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं मिला, तो आप दिल खोलकर अनमॉडिफाइड ओपिनियन, अनक्वालिफाइड, क्वालिफाइड वर्ड का मतलब होता है कंडीशन, अनकंडीशनल ओपिनियन, क्लीन ओपिनियन दीजिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। आप ऑडिट करने गए और आपने देखा दैट यू आर अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। आप सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहे हो और उसका पॉसिबल इफेक्ट मटेरियल है, मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है वहां पर। या फिर आपको मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिल गया, दोनों में से अगर कोई भी चीज होती है तो आपको ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा। अगर नेचर नॉट परवेसिव है, नॉट स्प्रेड अक्रॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इक्का दुक्का तिक्का एरिया में प्रॉब्लम है, दैट्स इट, तो आप क्वालिफाइड ओपिनियन दीजिए। कंडीशनल मतलब सब्जेक्ट टू सो एंड सो, बाकी सब सही है, एक्सेप्ट इफेक्ट ऑफ सो एंड सो, बाकी सब सही है भाई। इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। और अगर सबूतों की कमी फैली हुई है, परवेसिव, अरे भाई एसेट के सबूत नहीं, लायबिलिटी के सबूत नहीं, इनकम के नहीं, एक्सपेंस के नहीं, नोट्स टू अकाउंट के, फिर बचा क्या? सीधा बोले वी आर नॉट हैविंग सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, इसलिए हम लोग ओपिनियन फ्रेम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, नॉट एबल टू एक्सप्रेस ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमने ये एग्जांपल्स भी देखे थे बेटा। फिर अगर मैं बात करूंगा मटेरियल मिसस्टेटमेंट अगर फैला हुआ है, परवेसिव है, स्प्रेड अक्रॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इट इज स्प्रेड अक्रॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो आपको बोलना पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट डजंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। भाई मेजॉरिटी चीजें गलत है, डजंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, सिंपल सी बात। आइए, अब सबसे खास जब भी डिस्क्लेमर की बात होगी, डिस्क्लेमर की थ्योरी आप लिखोगे, एक आपको बात इंक्लूड करनी पड़ेगी और बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आप ऑडिट करने गए और आपको पूरा सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस मिल गया फॉर ईच एंड एवरी मैटर। मिलने के बाद आपने ऐसा देखा कि देयर आर मल्टीपल अनसर्टेनिटीज विच आर अफेक्टिंग अ कंपनी।
सप्लाई में दिक्कत है, प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा है, फाइनेंस में दिक्कत है, सब्सिडी में दिक्कत है, टैक्सेस में दिक्कत है। हमने ऐसा एग्जाम्पल डिस्कस किया है। सोलर सोलर सेल बनाने वाली कंपनी, वहां पे सारे प्रॉब्लम्स है, ये अनसर्टनिटीज है। और ये अनसर्टनिटीज का इंपैक्ट रेवेन्यू पे है, प्रॉफिट्स पे है, नेट एसेट्स पे है, हर चीज पे इसका इंपैक्ट है। अब मल्टीपल अनसर्टेनिटीज और इसका पोटेंशियल इंटरेक्शन विद ईच अदर है। मतलब अगर एक चीज नेगेटिव हुई तो दूसरी भी नेगेटिव हो सकती है। दे इंटरेक्ट विद ईच अदर, दे इफेक्ट ईच अदर, दे इंक्रीज नेगेटिविटी। ठीक है, ये पोटेंशियल इंटरेक्शन है, दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑल्सो। अब उसका क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्या होगा समझ में नहीं आ रहा है कि भाई एसेट्स को कितना कम करूं, लाइबिलिटीज को कितना बढ़ाऊं, इनकम को कितना कम करूं, कितना लॉस बुक करूं। अनेबल टू अंडरस्टैंड क्यूमुलेटिव इफेक्ट। तो डिस्क्लेमर, तो बड़ा यूनिक केस बनता है कि सारे सबूत मिलने के बाद में भी, लेकिन इतना भवंडर है अनसर्टनिटीज का कि हमको डिस्क्लेमर देना पड़ता है। वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा। अब परवेसिव मतलब क्या? परवेसिव का एक बहुत जनरल मतलब तो हम लोग देख चुके थे, दैट इट इज स्प्रेड अक्रॉस फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसको परवेसिव बोलते हैं। लेकिन तीन चीजें हो सकती है, थ्री थिंग्स कैन हैपन। परवेसिव कैन मीन three things. Number one, if it is affecting many items of financial statement, matter ऐसा है कि बहुत सारे आइटम, आपने एक सब्सिडी को कंसोलिडेट नहीं किया, सब कुछ थोड़ा थोड़ा सब कुछ गलत हो गया, दैट इज परवेसिव। इफ इट इज अफेक्टिंग वन आइटम ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट बट दैट इज अ मेजर पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब सिर्फ फिक्स एसेट का तो आपने इंपेयरमेंट नहीं किया, लेकिन वो फिक्स एसेट अकाउंट फॉर 90% ऑफ द एसेट, तो वो भी परवेसिव बन जाएगा। मेनी आइटम वाला तो परवेसिव है, लेकिन सिंगल आइटम वाला भी परवेसिव बन सकता है इफ इट इज अ मेजर पोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल। तीसरा, इफ इट इज टू डिस्क्लोजर, फंडामेंटल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यार एमैल्गेमेशन का डिस्क्लोजर नहीं कर रहे हो, पूरा इंटरप्रिटेशन गलत हो जाएगा, लोग इंक्रीज को ग्रोथ मान लेंगे। ठीक है, गोइंग कंसर्न का डिस्क्लोजर नहीं, यार पूरा इंटरप्रिटेशन गलत हो जाएगा। तो तीन चीजें हो सकती है, मेनी आइटम्स, वन आइटम, या फिर फंडामेंटल टू अंडरस्टैंडिंग वाला डिस्क्लोजर। परवेसिव मतलब पूरा फैला हुआ। ठीक है, इसका अपोजिट होता है लोकलाइज, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे जिसका इफेक्ट है उसको बोलते हैं लोकलाइज्ड, बस यहीं पे उसका असर है। ठीक है, इसका एकदम अपोजिट लोकलाइज है। तो परवेसिव को नॉट लोकलाइज भी बोल सकते हैं और नॉट परवेसिव को लोकलाइज भी बोल सकते हैं। ये यूज हो सकता है बेटा एमसीक्यूज में, केस स्टडीज में। नाउ बहुत इंटरेस्टिंग, अगर मैनेजमेंट आपको ऑडिट करने से रोकता है, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, उसको लिमिटेशन ऑन स्कोप, लिमिट करना, रिस्ट्रिक्ट करना। स्कोप मतलब रेंज ऑफ एक्टिविटीज। जो रेंज ऑफ एक्टिविटीज होती है बेटा, उसको हम लोग, जो रेंज ऑफ एक्टिविटीज है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड अ स्कोप। तो रोकना उसको बोलते हैं। नाउ अब अगर मैं इसकी बात करूं लिमिटेशन की, अगर अभी असाइनमेंट एक्सेप्ट ही नहीं किया और मैनेजमेंट आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाना शुरू कर दे, तो उससे कैसे डील करना, ये ऐसे 210 में दिया है, ऐसे 210 में इट इज। और कैसे, और अगर एक्सेप्ट करने के बाद में लिमिटेशन लगाया जाता है, तो वो ऐसे 705 में दिया है, इट गिवन ऐसे 705। नाउ आइए, अब यहां पर अगर आप ऑडिट कर रहे हो और सडनली मैनेजमेंट आके आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है, आपने क्या करेंगे? नंबर वन, अगर मैनेजमेंट आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाता है और ऐसे रिस्ट्रिक्शंस लगाता है जिससे आपको हो सकता है क्वालिफिकेशन देना पड़े और डिस्क्लेमर देना पड़े, मतलब छोटे मोटे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बड़े रिस्ट्रिक्शंस है, तो आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे, अगर ऐसा होता है देन नेक्स्ट मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज रिमूव दिस लिमिटेशन ऑफ स्कोप, इसको दूर करिए। अगर मैनेजमेंट रिफ्यूज कर, देखो मान गया तो बहुत ही बढ़िया, पूरा खत्म ही हो गई चीज। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं मानेगा, रिफ्यूज करता है, तो हम फिर अगला कदम उठाएंगे, विल गो टू TCWG, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, और उनको रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज इसको दूर करिए। प्लस हम हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं रहेंगे, हम साथ में ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना शुरू करेंगे। नाउ सबूत मिल गए तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर नहीं मिले तो, अगर अभी भी देयर इज नो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस इवन आफ्टर वी हैव रिक्वेस्टेड TCWG, वी हैव परफॉर्म ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स, देन वील हैव टू
ठीक है, देन वील हैव टू कंसिडर पॉसिबल इफेक्ट कि भाई सबूत की कमी हो रही है, इसका पॉसिबल इफेक्ट क्या है। अगर इसका पॉसिबल इफेक्ट इज मटेरियल बट नॉट परवेसिव, मटेरियल इफेक्ट है लेकिन परवेसिव नहीं है, तो विल क्वालिफाई द ओपिनियन। पॉसिबल इफेक्ट इज मटेरियल एज परवेसिव, तो पहले तो आप यू शुड थिंक अबाउट कैन बी विड्रॉ, नहीं करना है ऐसी जगह काम, नहीं करना है ऐसी जगह काम जहां पे हमको सबूत नहीं दी जाता है, हमारी इज्जत नहीं होती, बोले नहीं करना है ऐसा। बट इफ इट इज नॉट प्रैक्टिकल एंड पॉसिबल, तो फिर आप डिस्क्लेमर देने के बारे में सोचिए। इवन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है तो डिस्क्लेमर देने के बारे में सोचिए। देन जब भी आप रिजाइन करके जाने वाले, विड्रॉ करके जाने वाले हो, तो लोगों को जो भी टीसीडब्ल्यूजी है और लोग हैं उन सबको रीजंस बताए हमेशा, सर्कमस्टांसेस। इनफैक्ट अभी तक के जितने मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिले थे डिटेक्टेड टिल डेट, वो भी बताए। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी बताना जरूरी है। दिस कैन बी आस्क्ड अगेन इन एमसीक्यूज और केस स्टडीज। अभी क्या हुआ कि बहुत सारे फर्म्स बीच में रिजाइन करके जाने लगे और वो सच्चाई नहीं बता रहे थे कि कंपनी में क्या गड़बड़ है, क्या बोगस चीजें चल रही थी, वो बता नहीं रहे थे। सभी को बहुत गुस्सा आया। सभी ने बोला यार आप ऐसे बस रिजाइन करके चले जा रहे हो और बहुत ही बकवास वहां पे जवाब दिख रहे हो। मैं ऑडिट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज प्री ऑक्यूपेशन, मेरे पास और बहुत सारा काम है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास रिसोर्सेस नहीं है। भाई ये क्या मजाक है, जब लिया तब नहीं सोचा क्या? तो सेबी ने एक नया रूल लाया। व्हाट सेबी सेड, यू कैन नॉट रिजाइन एंड लिव इमीडिएटली। अगर कोई ऑडिटर प्रपोज करता है कि मुझे रिजाइन करना है लिस्टेड कंपनी में अगर वो ऐसा बोलता है कि भाई मैं रिजाइन करना चाहता हूं, दैट्स व्हाट ही प्रपोजेस, ही कैन नॉट लिव इमीडिएटली। He will have to complete and give some audit and review reports, tell the fact, truth, what's happening, then only he can leave. टेटुआ दबाकर, गला दबाकर पकड़ लिया है। क्या बोला है उन्होंने? 3 सिचुएशन के बारे में बोला है। ये एक बेटा ऐसी टाइमलाइन है, अंडरस्टैंडिंग के लिए टाइमलाइन है। ये पहला क्वार्टर साल का, दूसरा क्वार्टर थोड़ा बड़ा बनाया मैंने, जानबूझकर बड़ा बनाया है ताकि अंडरस्टैंडिंग हो। तीसरा क्वार्टर और फिर चौथा क्वार्टर, ठीक है। क्या बोलते हैं कि भाई अगर सिचुएशन नंबर 1, जैसे ही कोई क्वार्टर एंड होता है, ठीक है, एंड इफ ऑडिटर रिजाइंस, या फिर सिंपल आप देखिए अगर ऑडिटर रिजाइन हो रहा है, इफ ऑडिटर रिजाइंस विद इन 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द प्रीवियस क्वार्टर, तो सिचुएशन 1 में आएगा। तो अगर ऑडिटर रिजाइन करता है तो आप देखो जो क्वार्टर अभी खत्म हुआ वहां से कितना समय बीत चुका है। If it is within 45 days, it is situation number 1. It is after 45 days, it is situation number 2. फिर थर्ड पे जाएंगे। क्या बोला है? अगर ऑर्डर रिजाइन कर रहा है within 45 days from the end of the quarter, then it is mandatory कि जो क्वार्टर एंड हुआ है अभी recently, he has to complete and give audit/review report on them. कुछ कंपनीज क्वार्टरली ऑडिट करवाते, कुछ कंपनीज क्वार्टरली रिव्यू करवाते, जो भी है वो देना पड़ेगा, उसके बिना नहीं जा सकता। वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब अगर वो क्वार्टर 1 खत्म होने के बाद यहां पे रिजाइन करता है 45 डेज के पहले, तो उसको क्वार्टर 1 तो करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल है बेटा ये। सिचुएशन नंबर 2, इफ ही रिजाइन्स आफ्टर 45 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द क्वार्टर, जैसे अगर वो यहां पे रिजाइन करता है, ये क्वार्टर खत्म हुआ, 45 डेज खत्म हुए, उसके बाद यहां रिजाइन करता है, तो जो क्वार्टर खत्म हुआ Q1, इसका ऑडिट तो करना ही करना पड़ेगा, और जो करंट क्वार्टर है उसका भी ऑडिट करना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी लास्ट फेज में चल रहे हो, उसका भी ऑडिट करना पड़ेगा, उसकी भी रिपोर्ट देनी पड़ेगी। तो सिचुएशन 2 तो खींच लेता है, पुराना भी करना पड़ेगा, करंट भी कंप्लीट करना पड़ेगा, फिर ही आगे जाओगे। सिचुएशन 3 बोलता है कि अगर किसी भी रीजन से ऑडिटर पहले 3 क्वार्टर का ऑडिट या रिव्यू कर ले, पहले 3 क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3, तो उसको क्वार्टर 4 का ऑडिट और रिव्यू करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है। और फिर उसके बाद एनुअल ऑडिट भी करना पड़ेगा। तो लिस्टेड कंपनी के ऑडिटर्स का तो टेटुआ, ठीक है, सेबी ने दबा दिया है। आईसीआई ने बोला अनलिस्टेड कंपनी के सभी ऑडिटर्स को सूचित किया जाता है, अगर वो रिजाइन करेंगे तो सिर्फ प्री ऑक्यूपेशन बोलकर वो आगे नहीं बढ़ सकते, जेन्युइन रीजंस बताने पड़ेंगे, नहीं तो फंसोगे तुम, ठीक है। डिस्क्लेमर और एडवर्स से रिलेटेड कुछ बातें थी जो हम ऑलरेडी 805 में डिस्कस कर चुके हैं, वही लगेगी। यहां पे अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मॉड्यूल में दिया है, बट
यहां पे समझ में भी नहीं आएगा, 805 में पढ़ते उसके ऊपर, ठीक है। अब ऑडिट रिपोर्ट पे क्या इंपैक्ट आएगा जी मॉडिफिकेशन का? आपके तीन तरह के मॉडिफाइड ओपिनियन है, क्वालिफाइड ओपिनियन है आपका, फिर बाजू में आपका डिस्क्लेमर है, बाजू में एडवर्स है। क्या फर्क पड़ेगा? आइए, क्वालिफाइड, एडवर्स, डिस्क्लेमर में क्या फर्क पड़ेगा? टाइटल और एड्रेसी पे कोई फर्क नहीं पड़ना जी, जैसे थे वैसे रहेंगे। पार्ट 1 रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्क पड़ना है। सबसे पहला सेक्शन आता है ओपिनियन, हेडिंग ही बदल जानी है, क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। पहली लाइन होती है भाई, पहली लाइन चेंज होगी। फर्स्ट लाइन कहां पे चेंज होगी? डिस्क्लेमर में हम ये नहीं बोलेंगे वी हैव ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सो एंड सो कंपनी, ऐसा नहीं बोलेंगे जी, ऐसा नहीं बोलेंगे, ऐसा हम लोग नहीं बोलेंगे। हम लोग बोलेंगे वी वर एंगेज टू परफॉर्म ऑडिट, वी वर एंगेज टू परफॉर्म ऑडिट, वी वर अपॉइंटेड टू परफॉर्म ऑडिट। हमको अपॉइंट किया गया था, हम कर नहीं पाए वो अलग बात है, आगे बताएंगे। ओपिनियन की वर्डिंग्स, बाकी फर्स्ट लाइन चेंज होगी, बाकी सब तो सेम रहता है, इंट्रो इंट्रो। ओपिनियन की वर्डिंग्स बदलेगी। क्वालिफाइड में क्या होगा? ध्यान दीजिए, अगर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस नहीं है तो बिकॉज ऑफ पॉसिबल इफेक्ट, सबूत की कमी जब पॉसिबल, बिकॉज ऑफ पॉसिबल इफेक्ट of the matter which is explained in the basis of opinion, basis of qualified opinion, क्योंकि कुछ मामले हैं जो बेसिस पैराग्राफ में समझाए हैं, बिकॉज ऑफ पॉसिबल इफेक्ट ऑफ जो भी मामले वहां पे समझाए हुए हैं, इन्वेंट्री वाले, फिक्स एसेट वाले, लाइबिलिटी वाले, जो भी है, एक्सेप्ट दैट, बस उसको छोड़ दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रू एंड फेयर व्यू। जो बातें बेसिस ऑफ क्वालिफाइड में समझाए, जो बातें समझाई है उसको छोड़कर बाकी सब सही है, सब्जेक्ट टू दैट बाकी सब सही है। अगर मटेरियल मिसस्टेटमेंट रीजन है बिकॉज ऑफ इफेक्ट ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स व्हिच इज एक्सप्लेन इन बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन, एक्सेप्ट दैट, सब्जेक्ट टू दैट बाकी सब सही है। सबूत की कमी हो तो पॉसिबल इफेक्ट वर्ड यूज करो, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो इफेक्ट वर्ड यूज करो, ठीक है। और ओपिनियन, अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो दो चीजों पे ओपिनियन दो, फ्रेमवर्क के हिसाब से कि ट्रू एंड फेयर है क्या, कंप्लायंस फ्रेमवर्क पे सिर्फ इतना बताओ, एप्लीकेबल फ्रेमवर्क के हिसाब से क्या। गेटिंग दिस पॉइंट ना? तो रीजन बदल जाते हैं तो शब्द थोड़े से बदल जाते हैं, फ्रेमवर्क बदल जाता है तो कितनी चीजों पे बात करने वाले तो वो भी बदल जाता है। अगर एडवर्स की बात करें, बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस, एडवर्स और डिस्क्लेमर में सिग्निफिकेंस वर्ड यूज करिए, बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर जो बेसिस ऑफ एडवर्स में समझाया है, एक्सेप्ट दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर एज पर फ्रेमवर्क दे गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, सॉरी एक्सेप्ट वर्ड नहीं, सॉरी बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर जो बेस ऑफ एडवर्स में बताया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डजंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, दे आर नॉट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। डिस्क्लेमर में बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर्स and their possible, because of significance and their possible effect of the matters which are explained in the basis of disclaimer, we are not able to express opinion on financial statements. देखो वर्डिंग्स बदल गई ओपिनियन की, ओपिनियन के जस्ट नीचे आता है बेसिस ऑफ ओपिनियन, बेसिस ऑफ ओपिनियन का हेडिंग बदलेगा, बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस ऑफ एडवर्स ओपिनियन, बेसिस ऑफ डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। स्टैंडर्ड पॉइंट्स वैसे के वैसे रहेंगे, ऑडिटर रिलेटेड पॉइंट, ऑडिटर कैसा है वो पॉइंट, उसने काम कैसे किया वो पॉइंट, आइडेंटिफाइंग जो हम पढ़कर वैसे के वैसे रहेंगे। सिर्फ डिस्क्लेमर में चेंज ये होगा कि हमने ऑडिट परफॉर्म किया एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, और अगर आप और देखना चाहते हो तो जाके ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन देखो, वो लाइन हम डिलीट करते, वो पॉइंट डिलीट करते, वो डिलीट इसलिए करते बिकॉज क्योंकि हम ऑडिट कर ही नहीं पाए थे, इनफैक्ट ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन बहुत सारे डिलीशन होते हैं उसमें, तो प्लीज वो लाइन निकाल दीजिए। अब बेटा यहीं पे थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ चार्ट में, रीजंस, यहां पे आपको मुद्दे, रीजन, स्टैंडर्ड कंटेंट के साथ साथ रीजंस बताने। अगर सबूत की कमी तो आपको बताने रीजंस, क्या रीजंस है, मैनेजमेंट ने रोका, सिचुएशन ने रोका, किस चीज ने आपको रोका सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस इकट्ठा करने से, वो रीजंस बताइए। अगर गलती है तो गलती बताइए, गलती तीन प्रकार की हो सकती है यहां पे। गलती अमाउंट की है तो आप क्वांटिफाई करिए कितनी अमाउंट की गलती है, क्वांटिफाई करिए कितनी गलती है, क्या इफेक्ट है उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, प्रॉफिट्स पे, एसेट्स पे, लायबिलिटी पे, क्या इंपैक्ट है समझाइए, ठीक है। और अगर नहीं कर पा रहे तो आप बताइए इट इज इम्प्रैक्टिकल, एक्सप्लेन करिए, हम क्वांटिफाई करना चाहते थे लेकिन प्रैक्टिकल नहीं, हर चीज के डेटा आपके पास में अवेलेबल हो जरूरी नहीं है। फिर दूसरा नरेटिव डिस्क्लोजर, नोट्स टू अकाउंट्स में कोई स्टेटमेंट गलत है तो साफ साफ बताइए ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट होना चाहिए था।
अगर नॉन डिस्क्लोजर है, अगर कोई बात बताई नहीं, बी एक्स्ट्रा केयरफुल बिकॉज यू आर गोइंग टू से समथिंग विच इज नॉट गिवन बाय एनीवन एल्स। पहले देखिए कॉन्फिडेंशियल तो नहीं, इज इट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। बताने से पहले एक बार टीसीडब्ल्यू से डिस्कस कर लीजिए और इंश्योर करिए आपके पास सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस है उसको सपोर्ट करने के लिए, तभी डिस्क्लोज करिए। पहले लॉ के बारे में सोच लो, फिर टीसीडब्ल्यूजी के बारे में सोच लो, बड़े सबसे बड़ा लॉ, फिर टीसीडब्ल्यूजी, फिर अगर सबूत है तो डिस्क्लोज करो। लास्ट लाइन, वी हैव सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, फॉर एडवर्स ओपिनियन, यहां पे वी डोंट हैव सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस। बेसिस ऑफ ओपिनियन के नीचे गोइंग कंसर्न, की ऑडिट मैटर, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई चेंज नहीं। हाँ, अगर आप डिस्क्लेमर है तो की ऑडिट मैटर नहीं आता है। ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ डिस्क्लेमर में चेंज होता है, पूरा सब कुछ डिलीट हो जाएगा और समझाएंगे कि बिकॉज ऑफ द मैटर जो बेसिस पैराग्राफ में समझाए गए, वी वर नॉट एबल टू कलेक्ट सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू फॉर्म ओपिनियन, इसलिए मैं ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहे। एकदम छोटू सा हो जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए, डिस्क्लेमर की बात करूं तो आपका जो खास बात है डिस्क्लेमर में अलग है, आपकी पहली लाइन चेंज होती है वो अलग है, बेसिस ऑफ ओपिनियन में आपका एक पूरा पॉइंट डिलीट करते हैं वो अलग है, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा छोटा हो जाता है वो अलग है। दिस इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। की ऑडिट मैटर नहीं आता वो अलग है। डिस्क्लेमर में क्या नया, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। पार्ट 2 में भी कोई इंपैक्ट नहीं है, सिग्नेचर डेट प्लेस में कोई इंपैक्ट नहीं है, यूडिन में कोई इंपैक्ट नहीं है। आपका जो टेबल है, टेबल फॉर टाइप्स ऑफ ओपिनियन टेबल फॉर्म में भी देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे चार्ट फॉर्म में देखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी आप ओपिनियन को मॉडिफाई करने के बारे में सोचे, एंटीसिपेट करें, तो आप टीसीडब्ल्यू के पास जाइए, पूरा मामला उनके साथ डिस्कस करिए, सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन पूरा डिस्कस करिए, प्रपोज्ड वर्डिंग जो है वो डिस्कस करिए, उनकी बातें सुनिए, ठीक है, डिस्कस सर्कमस्टांसेस, फाइंडिंग्स, मैटर्स सब डिस्कस करिए, प्रपोज वर्डिंग भी डिस्कस करिए, उनको कम्युनिकेट कर दीजिए, कम्युनिकेट टू देम, ठीक है। उनके ऊपर है, मानना नहीं मानना, हम उसके हिसाब से आगे ओपिनियन दे देंगे।